मौली चाची के यहाँ सारा शॉपिंग का सामान देकर वापस लौट पड़ी। तारा कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। मौली, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही है? तारा, यार ये सारा शादी का माहौल देखकर ना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि कबीर से दोबारा शादी कर लूं। ये भी भला कोई शादी थी? ना सगाई, ना हल्दी, ना मेहंदी, सीधे मंडप में बैठा दिया। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी जिससे हो रही है वो कबीर है या ऋषभ। मौली, बात तो सही है तेरी। ऐसा करते हैं, लगे हाथ तेरी और कबीर की भी शादी दोबारा करवा देते हैं रोहन के साथ। तारा मायूस सी बोली, कहाँ यार, एक ही बार इतनी मुश्किल से हाथ आया लड़का, दोबारा नहीं मानेगा। वैसे भी ऐसे हो या वैसे, कबीर तो मेरा ही हो गया, और सबसे ज्यादा यही बात मायने रखती है मेरे लिए। मौली मुस्कुरा दी। सारे दोस्त अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि कौन जाकर जय को यह बुरी खबर सुनाएगा। बड़े अजीब हालात हो गए थे उस वक्त। ऋषभ, कबीर तू ही क्यों नहीं बात करता उससे? हम सब में सबसे ज्यादा क्लोज तो तू ही है उसके। देव, ऋषभ सही कह रहा है कबीर, तू अच्छे से समझा पाएगा उसे। कबीर ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब तीनों दोस्तों ने उसे बार बार कहा तो वह तैयार हो गया। कबीर जय के पास गया। बाकी दोस्त थोड़ा पीछे खड़े हो गए। कबीर, जय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जय, हाँ कहिए ना सर। कबीर, जब हम मिशन पर थे उस दौरान। कबीर उससे कुछ कह पाता कि जय ने उसे रोक दिया। हाँ मुझे पता है, आप क्या कहना चाहते हो। कबीर के साथ साथ अब बाकी सारे दोस्त भी दंग रह गए। कबीर, क्या मतलब? जय, आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं जो रेस जीता था उसके बहाने आप लोगों से कुछ उल्टा सीधा ना मांग लूं? सारे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कबीर अब शांत सा उसे देखता रहा। जय हल्के से मुस्कुरा दिया, तो मैं भी बता दूं कि मुझे क्या चाहिए। मंजीत दूर से ही बोला, क्या चाहिए तुझे? जय, कल हम क्रिकेट खेलेंगे। देव, क्रिकेट? जय, हाँ सर, बहुत दिन हो गए हैं खेले हुए, हम सभी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ऋषभ, पर? जय, हाँ मुझे पता है, परमिशन की टेंशन ना लो आप, सिन्हा सर से परमिशन लेंगे, उनके लाडले और हम सब के प्यारे कबीर सर। सारे दोस्त अब सोच में पड़ गए कि कहें तो कहें क्या। जय, ऋषभ सर चलिए ड्रेसिंग करवा कर आते हैं, फिर आराम से क्वार्टर चलेंगे। ऋषभ आगे बढ़ चला कि कबीर ने उसे किसी काम के बहाने से रोक एक तरफ आने को कहा। दोनों एक तरफ हट गए। ऋषभ, हाँ बोल। कबीर, देख ऋषभ, मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है कि तू ये बात बेहतर तरीके से जय को समझा पाएगा, क्योंकि तू खुद भी ऐसे दर्द से कई बार गुजर चुका है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऋषभ, मैं कोशिश करूँगा। ऋषभ अब जय के साथ चला गया और बाकी दोस्त क्वार्टर चले गए। हॉस्पिटल पहुंच ऋषभ की नज़र राशि पर पड़ी, जो उसे देखकर चुपके से वहां से भाग रही थी। ऋषभ ने उसे रोका। राशि? राशि जहां थी वहीं खड़ी रह गई। फिर ऋषभ की ओर देखा। जी सर। ऋषभ ने उसे पास आने का इशारा किया तो राशि मन ही मन डरते हुए उसके पास पहुंची। कहिए। ऋषभ ने जय की तरफ इशारा किया। इसकी ड्रेसिंग करनी है, अगर फ्री हो तो तुम ही कर दो। राशि कुछ पल तक ऋषभ को चुपचाप देखती रही, क्योंकि आज वो एकदम गंभीर था। उसने राहत की सांस ली कि मेजर तूफान शांत हैं, वरना वह तो सोच रही थी कि आज पक्का फिर कोई डांट पड़ने वाली है। लेकिन आज मेजर तूफान इतने सीरियस मूड में कैसे है? उसने जय की तरफ देखा। चलो मैं ड्रेसिंग चेंज कर देती हूँ। जय और राशि वहां से चले गए। ऋषभ एक फुट शांत सा खड़ा हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे जय को सच बताए। सुनी राशि के पास आई। जय को देखते ही वह मुस्कुरा दी। कब आए? जय, कुछ देर पहले ही। सुनी अब थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, और बाकी सब भी आ गए क्या वापस? कैसे हैं वो? राशि, सुनी तू एक काम कर, जैसे बातें करते करते उसकी ड्रेसिंग भी कर दे, तब तक मैं दूसरे पेशेंट देख लेती हूँ। सुनी अब जय की ड्रेसिंग करने लगी। बताओ ना,
सब कैसे हैं? जय ने सुनी को एक और देखने का इशारा किया। सुनी ने उस ओर देखा तो ऋषभ को देख बहुत खुश हो गई। तभी उसके कानों में जय की आवाज़ आई, अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि सब बिल्कुल ठीक हैं। सुनी ने हड़बड़ाकर जय की ओर देखा। कुछ भी बोलते हो, हमने सबका पूछा और ये तो बस ऋषभ सर हैं। जय अब शांत हो गया। सुनी ने जब देखा कि जय ने आज अपनी आदत के मुताबिक पलटकर उसे उसकी बातों में फंसाने की कोशिश नहीं की तो बोली, क्या हुआ? तुम आज कुछ शांत लग रहे हो। जय, मैं तो ठीक हूँ, बस आज किसी को तंग करने का मन नहीं है मेरा। सुनी उसकी ड्रेसिंग कर ऋषभ की ओर चली कि राशि आ गई। कहाँ जा रही है? सुनी, वो ऋषभ सर की भी ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं। राशि, ठीक है, जा। सुनी जल्दी से जाकर ऋषभ के सामने खड़ी हो गई और खुश होते हुए बोली, हेलो सर। ऋषभ ने मुड़कर उसकी ओर देखा, फिर वापस सीधे खड़ा हो गया। सुनी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, फाइनली आप आ गए, पता है हम आपका कब से इंतजार। कहते हुए वो चुप हो गई क्योंकि उसने नोटिस किया कि ऋषभ आज काफी गंभीर लग रहा था। ऋषभ ने उसकी ओर बिना देखे कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा इंतजार क्यों हो रहा था? सुनी को एहसास हुआ कि वह जल्दबाजी में कुछ गलत बोल गई है। उसने बात संभालने की कोशिश की, हमारा मतलब है कि हमें हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं है और कल आप ड्रेसिंग करवाने नहीं आए थे ना, तो इसीलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे। ऋषभ अब सुनी की तरफ मुड़ा, तो ठीक है, अब आ गया हूँ तो कर ही दो। सुनी उसे हैरान सी देखते हुए बोली, क्या क्या कर दें हम समझे नहीं। ऋषभ को अब थोड़ा गुस्सा आया, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? घूरना बंद करो मुझे, और ड्रेसिंग करने का बोल रहा हूँ। सुनी को अब बात समझ में आई, सॉरी, पहले हम समझ नहीं पाए थे, आइए हमारे साथ। सुनी और ऋषभ एक ओर जाकर बैठ गए। ऋषभ एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया। सुनी बार बार उसे देखती कि आखिर बात क्या है, ऋषभ क्यों इतना परेशान है। सुनी ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार पूछ ही बैठी, क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुनी, अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकते हैं। ऋषभ धीरे से बोला, कुछ नहीं। सुनी, बताइए ना, क्या बात है? ऋषभ नाराज हो गया, क्यों बताऊं तुम्हें, और तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है इतनी? मैंने मना किया ना कि कोई परेशानी नहीं है। तुमने क्या धर्मशाला खोल रखी है दूसरों की परेशानी सुनने की? सुनी अब उदास हो गई, नहीं, हम तो बस। ऋषभ, बातों में कम दिमाग लगाओ और फटाफट से ड्रेसिंग करो। सुनी उदास सी बोली, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, हम तो बस। ऋषभ ने उसे गुस्से से देखा तो सुनी ने धीरे से सॉरी कहा और वापस ड्रेसिंग में लग गई। अगले ही पल उसने अपने आंखों में आंसुओं को चुपके से पोंछ डाला, लेकिन तब तक ऋषभ ये सब देख चुका था। दोनों अब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। काम खत्म कर सुनी उठी और चुपचाप चली गई। ऋषभ खामोश सा उसे जाते देखता रहा। सामने से आते जय ने जब सुनी को देखा तो उसके उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हो? सुनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जय ने ऋषभ की ओर देखा जो दूर खड़ा उन्हें ही देख रहा था। लगता है आपको किसी ने फिर से बिना वजह डांट दिया। आप उदास मत हो, इनका तो काम ही यही है। ऋषभ ने जय को साथ आने का इशारा किया तो वह जल्दी से उसके पास आ खड़ा हुआ। दोनों अब हॉस्पिटल से निकल क्वार्टर की तरफ चल दिए। ऋषभ ने जय को बीच रास्ते में ही रोका और उसके साथ एक तरफ बैठ गया, पर बोला कुछ नहीं। जय जब भी उसे चलने को बोलता तो ऋषभ उसे कुछ वक्त के लिए और बैठा लेता। जय को उसकी हरकत अजीब लगी। वह शक की निगाहों से उसे देखने लगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? ऋषभ चुप हो गया। जय, बोलिए ना सर, एक तो पहले ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, और अब आप ऐसे डरा रहे हो। ऋषभ, बात ही कुछ ऐसी है, दरअसल तुम्हारा डर गलत नहीं था। इतना सुनते ही जय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
पर वह खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा दिया। अच्छा, आप मजाक कर रहे हो ना? ऋषभ ने नाम ऐसे हिला दिया। जय गंभीर हो बोला, तो फिर साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ऋषभ, देखो जय, कुछ चीज़ें हमारे बस से बाहर होती हैं। हम सोचते कुछ हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ किसी अपने को खोने का गम। अब तुम्हें भी खुद को मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि आगे मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हें अंदर तक तोड़कर रख देगा, तो खुद को संभाल सको। जय अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, ऐसी क्या बात है सर? ऋषभ, हम लोग जब कल मिशन के लिए निकल गए थे तो उसके बाद तुम्हारे घर से खबर आई थी कि तुम्हारी दादी। इतना सुनना था कि जय गुस्से से बोला, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? किसी के भी फैमिली मेंबर के बारे में आप कैसे ऐसा मजाक कर सकते हैं? जय गुस्से से वहां से चला गया। ऋषभ उसे पुकारता रह गया लेकिन वो नहीं रुका। जय ने क्वार्टर में पहुंचकर देखा कि तीनों दोस्त परेशान से खड़े हैं। वह सीधा कबीर के पास आया। ये ऋषभ सर क्या कह रहे हैं? कबीर ने पीछे से आते ऋषभ को देखा। वही जो सच है। जय, मैं नहीं मानता। अभी कुछ दिन पहले ही तो। कबीर, लेकिन परसों तो नहीं हुई। जय गुस्से से बोला, आपने मुझसे अब तक ये बात क्यों छिपाई? मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। कबीर सर, आपको पता है ना कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करता हूँ, तो भी आप चुप रहे। आखिरी बार अपनी दादी को देख भी नहीं पाया। अब किस मुंह से घर जाऊंगा मैं? क्या बोलूंगा सबको कि मेरे पास मेरी ही दादी के लिए वक्त नहीं था? जय कमरे में चला गया। देव, उसका गुस्सा जायज है। मंजीत, लेकिन अब इसे संभालें कैसे? इतने में वहां सिन्हा सर आए। सभी के उतरे चेहरे देख वो समझ गए कि जय को सच पता चल गया है। जय कहाँ है? कुछ समय बाद उसकी फ्लाइट है दिल्ली की, फिर वहां से वो अपने जोधपुर निकल जाएगा। ऋषभ, वो तो नाराज हो कमरे में चला गया है कि हमने पहले क्यों नहीं बताया। सिन्हा सर सीधे जय के कमरे में चले गए, जहां वह एकदम शांत सा बैठा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब सर उसके पास आ बैठे। सिन्हा सर, जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंच रही है इस वक्त, और तुम ये भी सोच रहे होंगे कि तुम्हें ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी तुम्हारे सीनियर्स ने। दरअसल ये मेरा फैसला था कि तुम्हें सब कुछ तब बताया जाए जब तुम यहाँ आ जाओ। यह जो अपने शरीर पर यूनिफॉर्म देख रहे हो ना, जितनी मेहनत इसे पाने के लिए करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इसे पाने के बाद संभालने के लिए करनी पड़ती है। बहुत कुछ खोना पड़ता है इसके लिए। हर कोई इस यूनिफॉर्म के लायक नहीं होता। झूठी तसल्ली नहीं दूंगा तुम्हें। ये जो आज तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो एक सोल्जर की लाइफ में ना पहली बार है और ना ही आखिरी बार होगा। हो सकता है कि तुम्हें इससे भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। हमेशा खुद को बुरे से बुरे दौर से गुजरने के लिए तैयार रखना। जय चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। जो कुछ भी हम सोल्जर्स के रास्ते आएगा उसे हमें पीछे छोड़ना होगा। तुम पर अब तुम्हारे परिवार, दोस्तों से पहले इस देश का हक है। ऋषभ को ही देख लो, उसने तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। तुम्हें तो फिर भी आज पता चल गया कि तुम्हारी दादी एक्सपायर हुई हैं, पर उसे पता नहीं चल पाया कि उसकी अपनी माँ नहीं रही। और जानते हो उसे बताने के लिए किसने मना किया था? उसके पिता ने। वो जानते थे कि ऋषभ इस बात से हमेशा के लिए उनसे नाराज हो सकता है। दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को चुना, क्योंकि ऋषभ किसी मिशन पर गया था जिसे वो पूरा करवाना चाहते थे। ऋषभ को यह बात बाद में पता चली। ना वह अपनी माँ की शक्ल देख पाया और ना ही कुछ कर पाया। जब वह घर पहुंचा तो उसे आसपास के लोगों ने गैर जिम्मेदार करार दिया। वह अपनी माँ की अर्थी को कंधा भी नहीं दे पाया और ना ही उनकी चिता को आग दे सका। हो सकता है जब तुम घर पहुंचो तो तुम्हें भी वही सब फेस करना पड़े, लेकिन ये भी याद रखना कि तुम्हारे फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुमने अभी तक अपना सोल्जर होने का फर्ज निभाया, अब घर जाकर बेटे होने का फर्ज निभाना है। कहते हुए उन्होंने फ्लाइट की टिकट जय के हाथ में थमा दी। तुम्हारी 10 दिन की छुट्टी अप्रूव कर दी है। जा तो बेटे बनकर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जो लौट कर वहां से आएगा वो लेफ्टिनेंट जय दीक्षित होना चाहिए। सिन्हा सर खड़े हुए। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। मुझे पता है कि ये सब बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर यह भी जानता हूँ कि तुम जल्दी खुद को संभाल लोगे।
और यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हम सोल्जर्स के पास बैठकर अपने गमों पर रोने का भी वक्त नहीं है, वरना देश की हिफाजत कौन करेगा। अब जल्दी से उठो और जाओ, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। जय उठा और तैयार हो जल्दी से क्वार्टर से निकल गया। उसने किसी से ना कुछ कहा और ना ही पूछा। बाहर उसे माही खड़ी दिखी। वो उसे कुछ बोलना चाहती थी, पर जय बिना रुके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचकर वह वहां से जोधपुर के लिए निकल गया। अगली दोपहर तक जय अपने घर के सामने कुछ ही दूरी पर आ खड़ा हुआ।